हाँ तो सॉरी। हाँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रहा, ये जो देखो ये स्टूडेंट लैंड है ना, ये जर्मनी का ये स्टूडेंट लैंड का पार्ट है ना, और ये चेकोस्लोवाकिया है ना। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन इफ़ आई वाज रॉन्ग, बट आप समझो यहाँ पर कि ये जो है ये पार्ट ये स्टूडेंट लैंड है ना। तो जर्मनी क्या करता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट लैंड है ना, स्टूडेंट लैंड में इस एरिया में जो है स्पीकिंग जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे ना, यानी कि वो लोग रहते थे जो जर्मनी बोलते थे, है ना। और ये जो चेकोस्लोवाकिया के अंदर में आता था, यहाँ पर ये जो चेकोस्लोवाकिया है ये इसी के अंदर स्टूडेंट लैंड था। तो जर्मनी क्या करता है कि इस स्टूडेंट लैंड को कैप्चर करेगा, है ना, कैप्चर करके इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेगा, और यहाँ के जो लोग हैं जर्मन स्पीकिंग उन लोग को सब अपने साथ रख लेगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, बाद में ये इस चेकोस्लोवाकिया को भी कैप्चर कर लेगा, है ना। देखो ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो पहले ही अपने संगठन में आ चुके थे, अभी बात किया था ना कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया 1938 में एक हो गए, है ना। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर भी जो लोग हैं वो जर्मन बोलने वाले थे, तो ये इस पार्ट को भी कैप्चर करेगा। उसके बाद ये पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी अपने में रख लेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, देखो यहाँ पर कि he went on the rest German speaking student land from Czechoslovakia and gobbled up the entire country। देखो चेकोस्लोवाकिया क्या है, कंट्री है, स्टूडेंट लैंड में पहले वहाँ पर रहते थे लोग जर्मन स्पीकिंग, तो वहाँ से पहले स्टूडेंट लैंड को कैप्चर करता है चेकोस्लोवाकिया से, और उसके बाद ये पूरे कंट्री को ही क्या कर लेता है, कब्जा में कर लेता है, गॉब्ड, है ना। In all of his he had the unspoken support of England which had coincided the Versailles verdict too harsh। देखो इस सब करने के बावजूद अब जाहिर सी बात है ये इतना चीज़ कर रहा है, ये इधर कब्जा कर ले रहा है, ऑस्ट्रिया को साथ में ले लिया, स्टूडेंट लैंड को कब्जा कर लिया, रीन लैंड को छोड़ा लिया, इवन अभी आपने देखा कि वो उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस से अपने आप को हटा लिया। तो इस सब होने के बावजूद भी जो इंग्लैंड है वो चुपचाप है ना। इंग्लैंड मतलब बात समझो, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, है ना। आप इसको कम मत समझो, ये रहा यही है जो हम लोग के देश में कब्जा किया, है ना। इवन ये नहीं, ये भी, और इंग्लैंड ये फ्रांस भी आया था, ऐसे नहीं है फ्रांस आया था, पुर्तगाली आया था, सब है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है इंग्लैंड जो कि मतलब ब्रिटिश रूल जो है यहाँ मतलब 1947 में गया सब, है ना। तो कहने का मतलब इंग्लैंड जो है ये सब होने के बावजूद भी चुपचाप है ना। ये कह रहा है कि कंसिडर कर वर्साइल में जो यानी कि जब फर्स्ट जो 1914 से 1918 तक जो ये वर्ल्ड वार हुआ, उसमें जो वर्साइल में जो ट्रीटी हुआ था उस पर मतलब उसमें उसने कहा, इंग्लैंड ने कहा कि भैया जर्मनी पे जो है ना बहुत सारा ज़्यादा उस टाइम जो है वो ट्रीटी लगा था, मतलब बहती उसका ज़मीन ले लिया गया था, उस पर 6 बिलियन लिबरे का जो कि 94,000 करोड़ रुपए का उस पर हेती भी रख गया था, है ना। तो इस सब के तहत जाने दो, थोड़ा सा अगर किसी को ज़मीन ले भी रहा है या हड़प रहा है तो छोड़ दो, वो थोड़ा सा मतलब टेंशन में नहीं होता है कि टेंशन में ज़्यादा पिटाया तो अगर गलती करता भी है तो उसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो इंग्लैंड जो इस सब होने के बावजूद जो है उसको थोड़ा सा चुपचाप रख रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा है, जान दो ठीक है उतना करने दो उसको। दिस क्विक सक्सेस एट होम्स एंड abroad seems to reserve the destiny of the country, है ना। और इस क्विक सक्सेस से जो होम है अबॉर्ड सीम्स टू रिजर्व द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, और यही से जो है ना अब जो है वो उसका जो घर है ना, जो हिटलर जो है वो क्या करेगा, इसका डेस्टिनी अब निश्चारित होगा। डेस्टिनी मतलब नियति, कि वो क्या करना चाहता है। देखो कंट्री को अब क्या करेगा, वो पूरे को कब्जा करेगा। वो यहाँ से हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, उसको देखो मतलब ये स्लोवाकिया तक ही कैप्चर नहीं करेगा, है ना। अभी क्या करेगा, अब इसका जो है मन करेगा कि अब पूरे हम यहीं रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये पूरे इंटायर यूरोप को ही कब्जा करना चाहता था। अभी तो ये स्विट्जरलैंड तक ही कब्जा किया ना, और चेकोस्लोवाकिया तक ऑस्ट्रिया को मिलाया, है ना। देखो सचत हैड एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन री आर्मेंट एज द स्टेट स्टिल रन ऑन डिफिसिट इन फाइनेंसिंग। देखो होता क्या है कि इसी बीच में कि सचत जो कौन इकोनॉमिस्ट है, तो ये कहता है, हिटलर क्या कहता है उस टाइम में, हिटलर कहता है कि अपने री आर्मेंट करो। री आर्मेंट का मतलब होता है मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो, मतलब इसके पास जो मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करो, यानी कि उसको हथियार वगैरह जो है अच्छे प्रोवाइड करो, है ना। क्योंकि इसका तो एम था भैया इसको पूरे यूरोप में ये सब कब्जा, ये सब किया भी है। देखो ये सब जो टेरिटरी अंडर जर्मन, देखो पोलैंड को, यूक्रेन को, लिथुआनिया को, इस्टोनिया को, डेनमार्क को, नॉर्वे को, देख रहे हो आप, ये फ्रांस को, ये यूगोस्लोवाकिया को, ग्रीस को, ये तुनिसिया को, जितने भी ग्रीन है सब कोई कब्जा किया है। तो आप बात समझिए, ये कब्जा किया ऐसे थोड़ी कब्जा हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपके पास मिलिट्री होना चाहिए लड़ने के लिए दम, है ना। तो ये यही कहा यहाँ पर हिटलर ने कहा सचत को कि भैया क्या करो, तो मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो, है ना। हमको क्या करना है, पूरे मतलब यूरोप कब्जा करना, है ना। तो आप मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो। तो सैचत जो है वो कहता है कि भैया नहीं, अभी आप ये चीज़ मत करो, है ना, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग मत करो, अभी हम लोग के पास पैसे वैसे भी नहीं है, और आपने बोला है कि क्या मेरे को तो खुद मतलब इसको बनाया था कि आप क्या करो, फुल प्रोडक्शन करो, एम्प्लॉयमेंट दो। तो यहाँ पर तो ये सैचत जो है, अब जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिक्स है तो वो तो समझाएगा ना। तो ये भैया समझाया कि मिलिट्री में पैसा खर्चा मत कीजिए, अभी जो है क्या हम लोग को जो है हम लोग का जो देश का स्थिति है उसको सुधारना है।
तो कॉशियस पीपुल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, है ना। देखो नाजी हिटलर के मतलब हिटलर को तो ये पसंद ही नहीं था कि कोई उसको समझाए, तो सचत वही किया, सचत उसको समझा रहा था। तो भैया उसके लिए तो भैया नाजी जर्मनी में मतलब नाजी पार्टी में तो वैसे लोगों के लिए हक ही नहीं है रहने का। हिटलर कहा कि भैया तू हट यहाँ से, है ना। सचत हैड टू लीव, सचत को भैया वो छोड़ना पड़ा, है ना। सचत कहा कि ठीक है हम यहाँ पर नहीं रहूँगा, हम जा रहा हूँ, नहीं तो वो सचत हिटलर उसको भी मार देता। हिटलर मतलब हिटलर को समझाने चला था हिटलर समझने वाला है किसी के बाद। हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग। हिटलर को क्या, हिटलर को सिर्फ क्या करना था, वो वार चाहता था। वार मतलब वो युद्ध करके जीतना चाहता था ना। ये देखो ये थोड़ा सा जो फोटो है अभी इसको मैं समझाऊंगा। हिटलर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस, देखो उसका कहना एक फिक्स था, वो कहता था कि भैया मेरे यहाँ पैसा का तंगी है, ठीक है हम पैसा का तंगी है तो हम उसको सुधारेंगे। हम क्या करेंगे, दूसरे देश को कब्जा करेंगे, दूसरे देश को कब्जा करेंगे तो वहाँ का तो पैसा हम ही लोग का ना होगा, बस कब्जा करके, यानी कि बना बनाया खाना ही खाना चाहता है। तो ये इसके यहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कैसे ठीक करना चाहता है, उसको ये दूसरे देश को कब्जा करके ठीक करना चाहता था। वही रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। वो क्या करना चाहता था कि जो भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनीथिंग वी सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करें सब रिसोर्स है। लैपटॉप रिसोर्स है क्योंकि आपको देखने में वीडियो बनाने में, है ना। अभी आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो वो रिसोर्स है क्योंकि आपको वो देखने में मदद करा। अभी इवन फ़ैन जो चल रहा है वो रिसोर्स है क्योंकि आपको हवा दे रहा है। कपड़े पहने वो रिसोर्स है क्योंकि आप बदन को ढके हुए। तो एवरीथिंग वी सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, है ना। तो देखो रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। हिटलर का कहना यही था कि भैया हम अपने यहाँ देश में काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरे देश को कब्जा करेंगे टेरिटरी को, और वहाँ के जो रिसोर्स हैं वो सब हमारे होंगे, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगा। इन सेप्टेम्बर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, और यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो जर्मनी ने क्या किया कि पोलैंड पे कब्जा किया। ये रहा पोलैंड, मतलब 1939 में जर्मनी स्टार्ट कर दिया कि चलो भैया हो गया, मिलिट्री जो है पोलैंड को पहले कब्जा करेंगे, यहाँ से यहाँ पोलैंड जर्मनी के अंडर आ जाएगा। जैसे ही पोलैंड जर्मनी के आगे अंदर आया वर्ल्ड वार शुरू हो गया 1939 में, है ना। और 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जर्मनी जो है वो पोलैंड को कब्जा करता है। दिस स्टार्टेड अ वार विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और यहाँ से स्टार्ट हो गया फ्रांस और इंग्लैंड में भी वार। देखो फ्रांस ये रहा, है ना, और इंग्लैंड ये रहा, है ना, इंग्लैंड। तो इससे जर्मनी मतलब ये इधर भी लड़ रहा है, फ्रांस से भी और इंग्लैंड से भी लड़ रहा है, और इधर पोलैंड को भी कब्जा कर लिया, है ना। तो इधर फ्रांस से भी पीछे लड़ाई कर रहा है। इन सितंबर 1940 ए ट्राई पार्टी पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। अब बताओ, देखो 1940 में क्या किया, पहले तो 1940 में पोलैंड को कब्जा कर लिया, धीरे धीरे फ्रांस और इंग्लैंड से भी इधर लड़ाई कर रहा है। और 1940 में कहा कि भैया जर्मनी कहा कि देखो हम अकेले तो हो नहीं सकते हैं, अकेले जीत भी नहीं पाएंगे। तो जर्मनी जो क्या किया, जर्मनी, इटली और जापान, ये रहा जर्मनी और ये रहा, देखो आपको इटली, थोड़ा सा एक मिनट, ये देखो ये रहा इटली, और जापान जो है आपको इधर पैसिफिक ओशियन में है ना। तो इसमें इस मैप में तो नहीं दिखेगा आपको, मैं आई थिंक वर्ल्ड मैप में शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, वर्ल्ड मैप, देखो वर्ल्ड मैप में आई विल शो यू जापान इज हेयर। देखो ये रहा, ये जापान, है ना। तो ये जो जापान है ये मतलब जर्मनी, है ना, जर्मनी, इटली वहीं नीचे था, ये रहा इटली, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों ट्राई पार्टी, मतलब ये ट्राई पार्ट शेयर करेगा। ट्राई पार्ट मतलब होता है तीन पार्टी एक मिल गया, है ना। तो जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों एक हो गए, है ना। और इन लोग का कहा कि भाई इन लोग के बीच में साइन हुआ कि भैया हम लोग तीनों जो हैं वो ट्राई पार्टीज पैक्ट साइन किया अपने बीचों बीच, और ये तीनों लड़ेगा एक साथ। स्टैंडर्ड हिटलर कैम टू इंटरनेशनल पावर, कि भैया अपने हिटलर जो है अपने पावर को मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, और पूरे जो है वो जर्मन को मतलब अपने को मतलब इंटरनेशनल पावर बनाना चाहता था कि भैया हम लोग के जैसा कोई नहीं। तो ये क्या करता है, पहले वो पोलैंड को कब्जा करता है, उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड से भी लड़ रहा है इधर। और 1940 में जापान, इटली और जर्मनी तीनों जो है एक ट्राई पार्टी पैक्ट साइन करते हैं, अपने तीनों एक साथ लड़ेंगे एक पार्टी की तरफ। पपेट रिजाइन सपोर्टिव टू नाजी जर्मनी वेयर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। अब देखो जहाँ जहाँ ये सब जीतते थे, जैसे मान लो पोलैंड हुआ तो पोलैंड जीता, फिर यूक्रेन जीता, इस्टोनिया जीता, तो यहाँ पर पपेट का मतलब क्या होता है, उसके चमचे या उसके होता है मतलब उसके बोलने पे जो इशारा पे काम करेगा। तो जहाँ जहाँ अब जाहिर सी बात है हिटलर एक जगह जीत के एक जगह थोड़ी रहेगा, उसको तो दूसरी जगह भी जाना है जीतने के लिए। तो क्या करता था, यहाँ पर अपना कोई आदमी बैठा देता था कि भैया तुम कंट्रोल करो यहाँ पर, तब तक हम जाते हैं अभी दूसरे देश को कब्जा करने, है ना। तो उसी तरीके से पपेट को हर जगह बैठा दिया जाता था, है ना। और उसके बाद
बाय द एंड ऑफ 1940, 1940 के एंड में हिटलर वाज एट अ पिनेकल ऑफ हिज पावर। हिटलर जो है 1940 में एकदम पिनेकल मतलब एकदम पूरे ऊंचाइयों पे था। आप देख ही रहे हो कि कहाँ ये जर्मनी इतना छोटा और ये पूरा इतना बड़ा, ये पोलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया, नॉर्वे, देख रहे हो आप, ये सब टेरिटरी बहुत मतलब बड़े टेरिटरी है ना। डेनमार्क, फ्रांस, ये पूरा बेल्जियम, ट्यूनिसिया, इस सबको ही कब्जा कर लिया है ना। पूरे इस मतलब ये जो पिनेकल पे था, एकदम पूरे ऊंचाइयों पे था अपने। हिटलर नाउ मूव्ड टू आर्काइव हिज लॉन्ग टर्म एम टू कनकरिंग ईस्टर्न यूरोप। हिटलर का जो है वो एक एम ही था लॉन्ग टर्म, लंबे समय से था कि वो पूरे ईस्टर्न यूरोप को मतलब कब्जा करना। ईस्टर्न मतलब इधर, यानी कि पूरे ईस्टर्न यूरोप को कब्जा करना चाहता था, जो कि कर भी रहा था, है ना। अब देखो, ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाई एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। वो क्या चाहता था कि भैया जितना भी मतलब हम यहाँ से जर्मनी से, है ना, वो इतना मतलब हम जाहिर सी बात है जर्मनी के लोगों को ये जगह देना चाहता था और फूड सप्लाई की, खाना वगैरह अच्छा से मिले, लोग अच्छे से रहें। तो जाहिर सी बात है आपको एरिया रहेगा तभी तो लोग अच्छे से रहेंगे। मतलब पूरा कब्जा करके लोगों को सिर्फ जर्मन बनाएगा, हर जगह जर्मनी को लाना चाहता था, आर्यंस को सिर्फ रखना चाहता था। और खाना वगैरह, अब जाहिर सी बात है दूसरे देश को लूटिएगा तो आके खेत वगैरह सब तो आप ही के होंगे ना, आप ही कंट्रोल में होंगे। तो इसका यही एम था और इससे गरीबी भी हट जाएगा, इसका काम था। तो इसके बाद क्या करता है, ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। यही इसका मिस्टेक था। इसने क्या कि सोवियत यूनियन 1941 में इसने अटैक किया सोवियत यूनियन पे। सोवियत यूनियन ये रहा। सोवियत यूनियन मतलब पहले ये यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर है ना। तो इसमें रशिया और बाकी सब कंट्रीज सब आएंगे। पहले तो सोवियत यूनियन ये मतलब यानी कि रशिया बात समझो, है ना। तो रशिया जो है इसने रशिया पे अटैक किया 1941 में। तो 1941 में रशिया पे अटैक किया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज। यहाँ पर क्या हुआ कि हिटलर जो है 1941 में, इधर तो पहले बात ईस्ट में ये रशिया से लड़ रहा है और इधर जो है इंग्लैंड, इधर से ये इंग्लैंड इस पर बॉम्बिंग कर रहा है। अब जाहिर सी बात है आप एक मिलिट्री को है, मिलिट्री इतना दूर पहले ट्रेवल करना, मिलिट्री का बंटवारा हो गया, बहुत सारे मिलिट्री मर भी गए होंगे, सैनिक आर्मी वगैरह। अब इधर भी लड़ रहे हैं, इधर भी लड़ रहे हैं, दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दो फ्रंट पे मतलब बंदूक, गोली, तोप, ये सब जो है कहीं ना कहीं कम ही हो ही जाएगा। अब एक जगह दूसरे पहुँच भी नहीं सकता, मान लो यहीं कमी हो गया तो इधर वाला ढूंढ देगा इसको। तो ये चीज़ होता है। मतलब ये जो है हिटलर के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ। इसने एक ही साथ मतलब इधर भी लड़ाई कर लिया और इधर भी लड़ाई कर लिया। तो ये दोनों फ्रंट पे जो है ये मतलब ये लड़ाई हो रहा था। जर्मन तो हिटलर एक्सपोज ऑफ जर्मन ब्रिटिश एंटायर बॉलिंग ईस्टर्न पोर्टन ऑफ द पावरफुल सोवियत यूनियन। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफेक्ट ऑन जर्मनी एट स्टलिंगार्ड। देखिए स्टलिंगार्ड क्या है, स्टलिंगार्ड जगह का नाम है ना। हिटलर क्या होता है कि हिटलर की जो आर्मी है वो एकदम सोवियत रेड आर्मी, यानी कि यूएसए से, देखो रशिया अभी भी है ना। रशिया क्या करता है, स्ट्रिंगलैंड पे, यहाँ स्ट्रिंगलैंड जमीन होता है, यहाँ पर एकदम बुरी तरीके से इसके जो रशियन के जो आर्मी है, तो सोवियत रेड आर्मी जर्मनी को एकदम मारता है, सब एकदम बुरी तरीके से हराता है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसने मतलब रशिया ने उधर हिटलर को मतलब जर्मनी के जर्मन पार्टी को हरा दिया। उसके बाद यहाँ पर द सोवियत रेड आर्मी डिफीट जर्मनी स्ट्रिंगलैंड। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट ऑफ द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half of a century thereafter। बताओ यहाँ से जो सोवियत रेड आर्मी जो है यूएसएसआर, यहाँ पर इसको जैसे मारा जर्मन को, उसके बाद एकदम पीछा करते गया। कहाँ तक पहुँच गया, कब्जा मारते मारते जर्मनी के जो एकदम हॉट है यानी कि बर्लिन, मतलब बर्लिन उसका कैपिटल, वहाँ तक मतलब पूरा उसके बाद कब्जा कर लिया। कौन, ये रशिया। मतलब कहाँ ये बेचारा यहाँ था, इसको इतना ज़मीन अच्छे से था, चाहता तो मतलब अगर दोनों पार्टी को इधर लड़ा था तो भी इधर सक्सेस हासिल कर पाता, लेकिन एक इधर भी लड़ाई कर लिया, इधर भी लड़ाई कर लिया, गया। उसके बाद ये सब मारते मारते सबको लाया, ये सब पूरा जो भी सब जर्मनी के कंट्रोल में था उस सब जो है अब किसके कंट्रोल में गया, रशिया के कंट्रोल में। और उसके बाद इवन वो वहीं तक नहीं रखा, उसके बाद वो 1940 के बाद उसके बाद उसको पूरा हाफ ऑफ द सेंचुरी तक रखा, यानी कि 40 से 1990 तक 50 साल तक वो रखेगा। और वही 1990 में जो है वो यूएसएसआर का फिर से मतलब वो यूएसएसआर जो है टूट जाएगा, रशिया और बाकी सब देशों में। ये सब जो है पहले मतलब पोलैंड वगैरह, यूक्रेन, ये सब किसके अंदर आता था, यूएसएसआर के अंदर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको बोला जाता था। यानी कि सारे देश इसके अंडर आते थे, रशिया के अंदर। फिर 1990 में, यानी कि सेकंड चैप्टर में था इसके बारे में, उसमें पढ़ना था कि उसमें क्या होता है, रशिया जो है वो टूट जाता है, रशिया अलग हो जाता है और बाकी सब देश फिर जाके उस सबको क्या मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, रिपब्लिक। तो कहने का मतलब कि हिटलर इधर कब्जा करना चाहता था, रशिया कब्जा कर लिया इसको पूरा हद तक।
मीनवाइल द यूएसए हैड रेजिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वार। यूएसए देखो अभी भी वार में नहीं है, यूएसए मतलब अमेरिका, देखो ये रहा अमेरिका जो है अभी भी लड़ाई से दूर है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका को लड़ाई चाहिए नहीं, ये जल्दी नहीं कूदता है, ये लड़ाई लगवा देगा, उसके बाद अपना उसमें अपना मतलब हथियार बेचेगा, सब चीज़ बेचेगा, उसके बाद ये पूरे देश में जैसे अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि भैया हम आए थे, हम लड़ाई बंद करवाएं, छुड़ाएं, है ना, और अपने आप को ऊंचा दिखाएगा। इवन अभी यूक्रेन और रशिया में भी तो ये नहीं हुआ था, यूक्रेन और रशिया में भी यही होता, लड़ाई लगवा दी यूक्रेन से, यूक्रेन और रशिया से, और यूक्रेन को बोला ठीक है तुम करो। देखो यूक्रेन इतना छोटा आई, रशिया कहाँ इतना बड़ा, मतलब कहाँ से लड़ाई तो यूक्रेन को भैया लड़ाई लगवा दिया, उसके बाद अपने तो पीछे इसको कहा बंदूक सब अपना मतलब हथियार बेचा, जाहिर सी बात है इसके मार्केट चाहिए ना बेचने के लिए, तो लड़ाई होगा तब तो बिकाएगा, तो ये लड़ाई लगवाता है अपना मार्केट में, इस सब हथियार जो है वो बेचता है, उसके बाद फिर से ये आएगा और सबको शांत कर देगा, और अपने आप को एक माइटी पावर एकदम पूरा पावरफुल दिखाएगा कि हाँ। तो अभी तक जो यूएसए है वो लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड कॉज्ड। यूएसए जो है वो क्या इसको चाह नहीं है कि भैया जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम झेले हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में जाहिर सी बात है सबका स्थिति खराब हो गया था, तभी तो लीग ऑफ नेशन बना था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये चाहता था कि भाई जो स्थिति खराब हुआ है ये फिर से नहीं हो, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग। लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा समय तक अपने को लड़ाई से दूर नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान जो है अपना पावर ईस्ट में एक्सपेंड कर रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग टू अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। ये क्या किया जापान, देखो आप जापान पहले यहाँ देखो, ये जापान है ना, और यहीं पर कहीं कुछ आइलैंड है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यूएस बेस कहाँ गया, यूएस नेवल, यही मतलब एक आइलैंड है ना, वो क्या करता है जो कि ये अमेरिका के कंट्रोल में रहता है, ये आता है और इसको कब्जा कर लेता है। यानी कि ईस्ट में तो कब्जा कर ही रहा था पूरा, इधर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, देख लो ये सब देखो, यूएसए लिखा हुआ है गाँव में, यूएसए आइलैंड। तो ये क्या करता है कि यूएसए के जो आइलैंड होता है उसको आके कब्जा कर लेता है ना। अब जब इसको कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है अमेरिका का भैया यूएस बेस नेवल बेस का आर्मी था यहाँ पर, वो अपने नेवी के कमांडो या नेवी के जो भी हैं मिलिट्री को रखा था, है ना। अब जाहिर सी बात है ये आके नेवी वाले इसके मिलिट्री को आके मतलब मार दिया जापान। तो अब भैया इसको गुस्सा आ जाएगा, कहेगा भैया तू मेरे वाला पे कहाँ आया, क्यों अटैक किया, है ना, नेवल बेस पे। देख रहे हो ये जो अमेरिका का ये हवाल आइलैंड इसी का है। तो ये यही फ़ोटो उधर है ना, तो यही फ़ोटो देखो आप यहाँ पर, ये फ़ोटो यहाँ पर पे है ना, इधर का ये पार्ट है ना। तो यहाँ पर जैसे ये भी आइलैंड उसी का था। तो ये क्या करता है जो आइलैंड पे वो कब्जा कर लेता है जापान। अब इसी के कारण जो है जापान को छोड़ेगा नहीं। जापान जो है वो इंडो चाइना वो प्लानिंग कब्जा कर लिया था, यूएस के नेवल बेस पे अटैक किया पैसिफिक ओशन में। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएसए बेस एट पर्ल हार्बर, द यूएस इंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो भैया जापान को जो है वो अमेरिका कहा कि तुम मेरा जो है लड़ाई मतलब तुम लड़ाई मेरे से छेड़ लिया, है ना। तो जापान पे क्या करता है हिटलर, जापान जो है वो अपना पावर को इधर सपोर्ट के, जापान एक्सटेंड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जापान जो है हिटलर को सपोर्ट भी कर रहा था। और इधर क्या किया, बॉम्ब मतलब यूएसए जो है वो पर्ल हार्बर जो कि जापान में उस पर बॉम्ब गिरा देगा। द यूएस इंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और यूएस इस तरीके से इंटर किया सेकेंड वर्ल्ड वार में। द वार एंडेड इन मई 1945। अब जाहिर सी बात है यूएस अमेरिका जब एंटर करेगा तो उसके पास पावर की कमी नहीं है, चाहे हथियार हो चाहे कुछ भी हो। ये एटॉमिक बम गिराता है, जापान का तो कहानी खत्म। और वहाँ अभी भी लूले लंगड़े पैदा होते हैं। वो जो देखो बम, एटॉमिक बम में कुछ उतना नहीं है, लेकिन उसके जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन वो बहुत धमाका है। हिरोशिमा जो है उसका देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, पर्ल हार्बर, तो देखो यहाँ पर एटॉमिक बम जो जापान में है, देखो देख रहे हो ये सब गिराया है ना। तो ये जो बम गिराया था हिरोशिमा पे नागासाकी पे, है ना, 3 बम गिराए थे। तो ये बम गिराने के बाद जो है इसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं ना, उसके कारण ये रेडिएशन जो है वो डीएनए के अंदर तक एकदम उसके जो क्रोमोसोम है उसको डैमेज कर दिया है ना। तो वो जो है उसी के कारण जो है अभी तक वहाँ पर मतलब जो है वो मतलब एक तरह से कह सकते हो डिसेबल टाइप लुक्स जो है पैदा होते हैं ना जनरली अभी भी। तो सब जो उतने मतलब ये इफेक्ट, तो इसके बाद बोला भी गया था कि हिटलर को जब अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं गिराना चाहिए था बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, है ना। तो द वार एंडेड, इससे जो है मतलब जैसे ही अमेरिका एंड हुआ, अमेरिका जैसे ही मतलब वर्ल्ड वार में घुसा 1945 में, जो हिटलर जो है वो हार जाता है और यूएसए जो है वो हिरोशिमा पे जो जापान में वो बम गिराता है, और इसके कारण जो है वो एंड वार ख़त्म हो जाता है। जापान ख़त्म, जर्मनी ख़त्म,
फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट, इधर क्योंकि जर्मनी तो खत्म हो ही चुका है, रशिया वाला एकदम मार के एकदम बर्लिन तक आ चुका है, जापान को भी उधर खत्म कर दिया, तो अब है ही कौन, इटली उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return the Helmut and his father stories, a story of Nazi criminality during the war. ये तो देखो ये बात सही है, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार, ये बहुत छोटा मैं समझा दिया आपको कि भैया वहाँ पर स्टार्ट हुआ, पोलैंड पर कब्जा किया, उसके बाद जो है वो उधर रशिया को उधर से पछाड़ा, इधर से इधर, उसके बाद रशिया उसको बर्लिन तक कब्जा किया, उसके बाद जापान जो है जापान पे हमला कर देता है, जैसे उसके पल यूएस बेस नेवल बेस पे हमला कर देता है कौन, जापान। उसके बाद अमेरिका इंटर करता है, अमेरिका ने बॉम्ब गिराया, तो वर्ल्ड पल जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ पर। लेकिन मतलब अगर मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़ोगे 11th-12th की बुक में, तब उसके बाद जो है इसको और भी एक्सटेंडेड वर्जन बताएगा। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकंड वर्ल्ड वार, नाउ वी रिटर्न द हेलमेट। अब हम लोग आते हैं कि हेलमेट के जो उसके पिता थे उसके स्टोरी पे आते हैं कि भैया नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार, इस जो वार हुआ था ना, ये वार जब 1945 में वार तो खत्म हो गया, हिटलर यहीं पर ख़त्म हो गया, तो इससे पहले है ना, याद कीजिए शुरू में हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही हिटलर को रिपोर्ट मिलता है कि भैया जब वो हार गया तो क्या करता है वो, यहाँ फर्स्ट ही में पता चला था कि वो अपने आप को क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है ना, ये रहा है ना, देखो यहाँ पर कि जब उसको पता चलता है तो क्या कर लेता है, इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू अलाइज, जर्मनी जो है सरेंडर कर अलाइज के बाद, उसके बाद जो हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स जो है उस पूरा सुसाइड कर लेता है। तो अब इसके बाद जो है अब हम लोग चलेंगे यहाँ तक कि अब आखिर नाजी क्या किया था, क्यों उसके हेलमेट के जो पिता थे अपने आप को सुसाइड कर लिए, आखिर क्या हुआ था। तो देखते हैं कि क्या हुआ था भैया उस टाइम। तो नाजी क्या करता था, यहाँ पर देखो ये जो कुछ न्यूज़पेपर जो है इंडिया में उस टाइम पे कि आयरन रूल इन जर्मनी, है ना, जर्मनी में आयरन रूल चल रहा है, हिटलर का जो रिजाइम है, साइलेंस द ओपोजिशन, पूरा ओपोजिशन जो है चुपचाप है, न्यू इमरजेंसी डिक्री लग गया है, हिटलर रिपोर्टेड डेड, हिटलर जो है वो डेड, मतलब वो हेती हो गया। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब पेपर हैं जो इंडिया में उस टाइम इसके रिपोर्ट्स को दिखाते थे हिटलर को, है ना। देखो एपिडेमिक सुसाइड इन बर्लिन, है ना, मतलब क्या बात है, प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम, ये तो कुछ दिल्ली में का बात है, लेकिन ये देखो एक एपिडेमिक सुसाइड इन बर्लिन में ये सुसाइड किया था हिटलर, और उस टाइम ये रहा हिटलर का फोटो। अब बात समझो, मतलब भाई साहब मानना पड़ेगा। अब देखो द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी का लोगों को देखने का नज़रिया क्या था। देखो यहाँ पर जर्मनी मतलब हिटलर, अब देखेंगे कि आखिर जो है ये हिटलर जब पार्टी में आया है ना, वो तब से तब तक क्या किया लोगों के साथ, है ना, उसके बारे में अब देखना है ना, फिर से स्टोरी पीछे जाएगा। द क्राइम डेट नाजी कमिटेड वे लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, जो भी नाजी ने कमिट किया, जो भी लोगों को मारा, जीविस को मारा, पोलैंड को मारा, इस सब को जो भी लोगों ने मारा है ना, तो वो सब आखिर ये कैसे किया, उस सब एक बिलीफ था, एक मतलब विश्वास था हिटलर को, नाजी पार्टी को, है ना, और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब प्रैक्टिस मतलब कुछ रिचुअल्स थे, धार्मिक थे, है ना। इसको कोई बोला नहीं इसने, देखो अभी आप समझो। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनियम्स विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, नाजी का जो आइडियोलॉजी था उसके आदर्श थे वो सिनोनियम्स थे हिटलर्स के वर्ल्ड व्यू से, यानी कि जो हिटलर सोचता था वही नाजी पार्टी सोचती थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपुल, अकॉर्डिंग टू यू मतलब हिटलर के अनुसार जो है लोगों में इक्वलिटी नहीं था, है ना, लोगों को एक होता ही था, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की, सिर्फ एक रेशियल हायरार्की था, मतलब सबसे ऊपर ये कास्ट होगा, जैसे इंडिया में कैसे होता है कि अगर मान लो किसी कास्ट को सबसे ऊपर का फिर उसके नीचे वो कास्ट होते हैं, तो यहाँ पर तो कास्ट को ना, यहाँ पर रेसेस को ही अलग किया जा रहा है ना, कि हम जर्मन्स हैं, तुम जर्मन्स हैं, तुम जीवीज हो, है ना, ये लोगों को ही अलग कर दे रहा है पूरा, ए रेशियल हायरार्की। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन आर्यन वेयर एट द टॉप, उसकी नज़र में जो ब्लॉन्ड हैं, ब्लू आइज़ हैं, जिसके ब्लू आंखें हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यन जिसको बोला जाता है, वो सबसे टॉप पे रहेंगे, है ना। वाइल ज्यूज़ वेयर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, जो कि ज्यूज़ है वो सबसे नीचे हैं, उसके बीच में भी बहुत सारे हायरार्की हैं, जो मतलब कास्ट होंगे, है ना, जो लोग होंगे रेसेस के, अलग अलग रेसेस के, दे केम टू बी रिगार्डेड एज द एंटी रेसेस, और ये जो हिटलर है वो एंटी रेस मानता है, ये कहता है कि ये सब जो है हमारे विरुद्ध है ना, ये सबको जिंदा रहने का हक नहीं है। द आर्क इमेज ऑफ द आर्यन के खिलाफ है ना, ये आर्यन कौन, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, है ना, ये भी हिटलर जिससे बिलोंग करता था, जिस रेसे से, वो अपने आप को आर्यन, मतलब आर्यन अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो मतलब वो सोचते थे कि हम लोग जो है हेल्दी हैं, है ना, हेल्दी हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग का दिमाग जो है वो बहुत तेज़ होता है ना, बाकी सब जो है वो दुनिया में रहने लायक नहीं, इसका एक का नाम था। All other colored people were placed in between depending upon their extreme external features. Hitler racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. देखो हिटलर जो है ये जो रेसिज्म लाया है ना,
आखिर जाहिर सी बात है उसको किसी ना किसी को तो बताना था ना कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, ये किसके मतलब कौन मेरे को बताया कि भैया ये जर्मन सुपीरियर है और उसके नीचे वाले लोग जो हैं वो उतने लायक नहीं, ये नहीं है। तो ये देखो, ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक थिंकर्स थे, है ना, ये उसको बीच में लाता है इसमें। ये कहता है कि देखो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ये दूसरे बात बोलते हैं और ये उसको दूसरे तरीके से लोगों को समझाता है। कहने का मतलब हिटलर का तो मकसद यही था कि जर्मनी को पूरा एक मतलब पावरफुल कंट्री बनाना, और उसके लिए वो चाहता था कि मेरे जो देश हैं तो मेरे देश में वैसे लोग ना रहें, हैंडीकैप ना रहें, जिसका कोई यूज़ ना हो मेरे देश में। ये चाहता था कि अब जाहिर सी बात है वो लोग रहेंगे तो वो रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, खाना खाएंगे पिएंगे, तो इससे रिसोर्स कमी होगी, तो ये उस सबको मार के हटा देना चाहता है और पूरे मतलब जर्मन में सिर्फ अपने जैसे ही रेसेस को रखना चाहता है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है वो जब लोगों को मारेगा तो उसको कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो लोगों को बोले ना भैया कि हम क्यों मार रहे हैं, है ना, जिसे लोग ना समझे, कि लोग समझे भी ना कि इधर मार भी रहा है। और मतलब हिटलर जो है बहुत तेज़ था, ये मारता भी था ना तो कहता था कि हम इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, है ना, इसका इलाज कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। जब वो गैस चैम्बर में ले जाकर मारता था लोगों को तो ये नहीं कहता था कि मैं उसको मतलब मार रहा हूँ, नहीं, आपको खुद लगे कि भैया ये इलाज कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है ना, लेकिन वो इलाज क्या, वो बोलने का तरीका उसका अलग होता था, जिससे लोगों को लगता था कि नहीं भैया हाँ ये ठीक काम कर रहा है, ये लोगों उसका इलाज कर रहा है। तो देखो हिटलर जो है रेसिसिज्म बोरो किया कि थिंकर चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से लाया। डार्विन वाज ए नेचुरल साइंटिस्ट। डार्विन कौन है, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट है हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जो है एक नेचुरल साइंटिस्ट है और समझाने की कोशिश करता है कि जो प्लांट और एनिमल जो क्रिएट हुए हैं, बने हैं, तो ये इवोल्यूशन के तकनीक पे बने हुए हैं। जाहिर सी बात है हम लोग भी इवॉल्व हुए हैं। पहले हम लोग जैसे जंगली जानवर की तरह रहते थे, 4 पैर पे चलते थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए, धीरे धीरे हम लोग 2 पैर पे हुए, फिर बॉडी में चेंजमेंट आया, है ना, जिसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, मतलब यानी कि ये नेचुरल सिलेक्शन मतलब यानी कि नेचर को सिलेक्ट किया। अब जाहिर सी बात है कहने का मतलब कि आज जो भी आप प्लांट देख पा रहे हो या जो भी ह्यूमंस बीइंग देख पा रहे हो, तो बहुत सारे क्रिएचर थे जो मर गए क्योंकि वो नेचर को अडॉप्ट नहीं कर पाए, यानी कि बदलते नेचर को अडॉप्ट नहीं कर पाए। इवन आप मतलब समझो कि जैसे जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब ठंडे, मतलब पहले जो पृथ्वी बहुत गर्म होता था, ठंडा होता था, धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हुआ। तो अगर जो भी आदमी अपने आप को सर्वाइव वही कर पाएगा जो अपने आप को फिट रख पाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर जो है उसने डार्विन तो बोला कि भैया जो लोग मतलब जो प्लांट है चाहे एनिमल है वो इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से हैं और नेचुरल सिलेक्शन पे हैं। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर जो है बाद में एक चीज़ आइडिया है उसमें ऐड करता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो वही जिंदा रह पाएगा जो फिट रह पाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। इनके अनुसार क्या है कि वही स्पीसीज़, वही प्रजाति जो है वो अर्थ पे सर्वाइव कर पाएंगे जो कि वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो चेंजमेंट हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, उसको अडेप्ट कर सके। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आप इसमें वी शुड बियर इन माइंड, आप माइंड में ध्यान रखो कि डार्विन ने कभी नहीं कहा कि एडवोकेट ह्यूमन, कि आदमी भी उसमें लिंक है, कि आदमी इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। देखो आदमी जो है, हम लोग भी नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के थ्रू है ना, हम लोग में भी जैसे बदलाव आया, धीरे धीरे बदलाव चेंजमेंट है, हम लोग अपने आप को जिंदा रख पाएँ, तो अभी तक हैं। जैसे डायनासोर है, बहुत सारे प्रजाति जो मर गए। However, his idea were used by racist thinkers or politicians to justify imperial rule over conquered people. The Nazi argument was simple: the strongest race could survive and the weak ones would persist. नाजी का एक ही आर्गूमेंट था। नाजी कहता था कि भैया स्ट्रॉन्गेस्ट रेस, यानी कि जो सबसे ताकतवर है वो सर्वाइव करेगा और जो वीक हैं उनको ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, और उसका मानना था हिटलर का कि भैया आर्यन रेस सबसे फाइनेस्ट, आर्यन रेस सबसे अच्छा है। इट हैड रिटेन इट्स प्योरिटी, इसमें शुद्धता है। बिकम स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर है और डोमिनेट द वर्ल्ड, और ये पूरे देश पे ये क्या करेंगे, राज करेंगे आर्यंस। तो इसके का नाम से मतलब कि भैया जो भी बाकी जो डिसेबल हैं या जो भी हैंडीकैप, उस सब को जीने का हक नहीं है, वो सबको मार देगा ये, और यही करेगा, ये मारेगा। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसराम और लिविंग स्पेस। और भी ये इसका आइडियोलॉजी क्या है कि भैया ये चाहता है कि भैया लिविंग स्पेस, रहने के लिए जगह भी चाहिए। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। इसका मतलब ये मानता है कि भैया नए नए टेरिटरी चाहिए, किस लिए, रहने के लिए। तो हम लोग मतलब अगर जर्मन्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जर्मन्स हैं जो कि आर्यंस हैं, तो उनको रहने के लिए क्या करेगा, ये दूसरे टेरिटरी को कब्जा करेगा जहाँ रखेगा लोगों को। अब जाहिर सी बात है, आप कहते हो कि अपना घर को आप बड़ा कर रहे हो,
तो आपको तो लगेगा कि अच्छी बात है कि हाँ हम लोग के लिए बड़ा रूम हो जाएगा, बड़ा बड़ा घर हो जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपको बगल वाले के घर को कब्जा करना पड़ेगा, यानी कि बगल वाले देश को कब्जा करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से तो अच्छा नहीं। लेकिन आप जब इस तरीके से कर रहे हो कि हम लोग अपने के लिए सेटलमेंट के लिए अच्छा से अब घर लेंगे, ज़मीन लेंगे, ये सब करेंगे, तो आप उसमें हिटलर का साथ दोगे। This would enhance the area of the mother country while embedding the shelter for the new lands to retain intermediate link with the places of their origin. It would also enhance the material resources power of the German nation. अब जाहिर सी बात है इसके थ्रू क्या किया, ये मतलब ज़मीन को भी कब्जा कर रहा है इधर से, है ना। ये लेवेंसरम के कॉन्सेप्ट से कि भैया रहने के लिए जगह चाहिए, तो ये न्यूट्रलिटी को भी कब्जा करेगा। लोगों को लगेगा कि अच्छी बात है। डार्विन्स के जो ये और ये इसके तरह के कहा कि भैया जो फिट रहेगा वही जिंदा रह सकता है। तो देखो वो तो कहा था कि जानवर के कॉन्सेप्ट में, वो आदमी के कॉन्सेप्ट में नहीं कहा था ये सचेत और डार्विन। और ये क्या किया, उसी को मतलब आदमी के कॉन्सेप्ट में यूज़ कर लेगा हिटलर। मतलब कहेगा कि भैया देखो वो कहता है ना कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, तो ये जो हैंडीकैप हैं, जो मतलब विकलांग हैं, लंगड़े हैं, ये सब फिट नहीं है। तो ये सब मतलब इस सब को जाहिर सी बात है ये सब इस देश में नहीं रह, ये इस नेचर में नहीं रह सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को मारूंगा नहीं बोलता था, वो क्या करता था कि मैं इन सबको इलाज कर रहा हूँ, मैं इन सबको जो है वो जैसे मौत के घाट उतार देता था कि मर जाएंगे तो फिर से नए बनेंगे, तो फिर से वो अच्छे से रह पाएंगे। तो ये देखो ये मतलब ये कौन होता है, ये भगवान है। भगवान है कि मतलब ये जो भी गॉड है कि इसको इस सज़ा देगा या मारेगा, वो अपने आप हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये क्या, ये उन लोगों को मारता था इसी तरीके से कह लोगों को लगता था कि भैया हाँ तो अच्छा काम कर रहा है, भैया उन लोग को जो है वो मतलब मार दे रहा है। यानी कि मतलब हिटलर कहता था कि हम इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। लोगों को लगता था कि हाँ ठीक है वो मर जाएंगे तो फिर से उसको नया जन्म होगा तो फिर से अच्छे से होगा, है ना। लेकिन वो यहाँ मारने शब्द का यूज़ ही नहीं करता था। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाई मूविंग ईस्टवर्ड द कंसंट्रेशन ऑल जर्मन जियोग्राफिकल इन वन प्लेस। हिटलर जो क्या चाहता था कि सारे जर्मन्स को ईस्टर्न में पूरा शिफ्ट करें हर जगह, जैसे इसीलिए ने इसने कब्जा किया था पहले पोलैंड पे, देख रहे हो ना, ये पोलैंड पे, यूक्रेन पे, कि सारे जर्मन्स को हम इधर कब्जा करके रखेंगे अपने, मतलब जो भी अच्छे हैं। हाँ कहाँ गया, उसके बाद ये रहा। उसके बाद पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन। पोलैंड को इसने क्या बनाया, लेबोरेटरी बनाया फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। उसने क्या किया, पोलैंड पे ही कब्जा किया था, देखे थे हम लोग अभी ऊपर में पढ़े थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब देखो रेशियल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करेगा, मतलब उसको रखेगा। नॉर्डिक जर्मन क्या है, वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइज एज आर्यन, दे लिव्ड इन नॉर्थर्न यूरोप ऑफ द कंट्री, ये नॉर्दर्न यूरोप ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन। और इनको क्या है कि वो हाँ, तो ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन क्या एक ब्रांच है आर्यन के ही, क्लासीफाई ग्रुप है, मतलब आर्यंस में नॉर्डिक जर्मन आर्यन और भी ग्रुप होंगे। दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन, ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्री में रहते थे, एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन, और ये मतलब जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन, और वहीं से मतलब यूरोपियन कंट्री से जर्मन से ओरिजिन हुए हैं, बने हुए हैं। इसका क्या नाम है कि मतलब उसी एरिया के ये मतलब जन्मे हुए हैं जर्मन्स। तो यहाँ पर अब हिटलर इसके मतलब पोलैंड को कब्जा किया। अब देखो क्या होगा कि वंस इन पावर द नाजी क्विकली बिगेंस टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग द एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वेयर सीन एज अनडिजरेबल इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। देखो जैसे ही नाजी पावर में आया, यानी कि 1932 में, है ना, नाजी जो है वो 1932 में ही ना पावर में आया था, याद करो आप, उसको वोट मिला था, 37% वोट मिला था, और उसके बाद वो पावर में आ गया था। अब जैसे ही वो पावर में आएगा, है ना, इसका पहला काम यही होगा कि इस सबको एलिमिनेट करेगा, सबको, मतलब सिर्फ जर्मन को रखेगा, और बाकी सब जो भी फिजिकल एलिमिनेटिंग है, जो अनडिजरेबल है, जो रहने लायक नहीं है ना, जो फिजिकली डिसेबल है, उस सबको हटा देगा, मतलब सबको पैक करेगा और मारेगा, भगाएगा। पहले तो मतलब पहले मारेगा नहीं, पहले उस सबको भगाएगा। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। नाजी क्या चाहता है, नाजी चाहता है कि सिर्फ यहाँ पर कौन रहे, प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यन रहे इस देश में। दे अलोन वे आर कंसिडर्ड डिजरेबल, और सिर्फ वही डिजरेबल, उसका मानना था कि सिर्फ हम ही लोग डिजरेबल है, सिर्फ हम ही लोग ही मतलब रहने लोग लायक हैं, और बाकी कोई नहीं है। ओनली दे वे आर सीन एज वर्थी ऑफ prospering and multiplying against all the others who were closed, classed and as undesirable। ये क्या चाहता था कि भैया जो भी हैं हम ही लोग प्रोस्परिंग हैं, हम ही लोग समृद्ध है, और हम ही लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को, है ना, मतलब शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करके, मतलब हम ही लोग अपने आप को पूरे जो भी अनडिजरेबल है सब को हटा के उन सब के जगह पे हम लोग रहेंगे। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन्स हु वेयर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। इसका मतलब कि जर्मन्स में वो जो इम्प्योर हैं, एबनॉर्मल हैं, उनको रहने का हक नहीं है ना। इम्प्योर मतलब यानी कि जर्मन्स नहीं है, यानी कि नॉर्डिक आर्यंस नहीं है। अंडर द
euthanasia program, Helmut father along with other Nazi official had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। देखो यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया मतलब होता है कि जब देखो यूथनेशिया इंडिया में भी था लेकिन उसको इलीगल मतलब वो बैन हो गया क्या मतलब बहुत सारे कंट्री में क्या होता है कि देखो जैसे क्या होता है कि जब कोई मतलब एक पेशेंट है तो पेशेंट को जब दर्द से वो मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, वो दर्द से मर रहा है ना, वो कह रहा है कि भैया मेरा इलाज मत करो, मेरे को मौत दे दो, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो उस टाइम वो उसको सुई दे दिया जाता था, वो मर जाता था ना। तो इसके कारण ये इलीगल था, तो इससे बहुत सारा दिक्कत होता है कि भैया मतलब जो नहीं भी मरने वाला है किसी को, और लोग उसको जानबूझ से उसे बदला लेने के लिए उसको सुई दे के मार देते थे, और जब पुलिस आता तो कहता था कि खुद कहता था कि हमको मौत दे दो। तो भैया लीगल था कुछ कुछ देश में। तो यूथनेशिया के कारण ही है ना, यूथनेशिया क्या था, तो इसमें मतलब पेशेंट जो होता था उसके मतलब वो कहता था कि हमको मौत दे दो, तो उसको मतलब जहर देके या जो भी इंजेक्शन देके उसको मार दिया जाता था, है ना। तो ये इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे थे लोग। वो तो मतलब वो किसके लिए था? जो कि खुद से मौत मांग रहा है ना, वो सर्वाइव जीना नहीं चाहता है ना, तो ये उसके लिए था। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है उसका गलत मिसयूज़ करने लगे लोग। हेलमट और फादर जो थे, हेलमट के जो पिता थे और भी जो नाजी ऑफिशियल थे, वो क्या करते थे, इसी तरीके से बहुत सारे जर्मन्स को क्या किए थे, मेंटली जो फिजिकली अनफिट थे, यानी हाँ, तो जो मेंटल और फिजिकली अनफिट थे उनको क्या करता था, ये मार के मौत के घाट उतार देता था, है ना। बात समझ रहे हो आप? तो मतलब ये यूथनेशिया प्रोग्राम के थ्रू हेलमेट और उसके फादर बहुत लोगों को मारा था, जो कि फिजिकली अनफिट थे, जो कि थोड़े से लूले लंगड़े थे, थोड़ा सा आँख से मतलब दिन दिख रहे हैं, मतलब हाथ टेढ़ा है थी। मतलब ये जर्मन हिटलर जो है चाहता ही नहीं था कि भैया ऐसे वैसे लोग रहें। जीवीज वेयर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासीफाइज एंड अनडियर, सिर्फ जीवीज ही अनडिजरेबल की कैटेगरी में नहीं आते हैं कि सिर्फ हिटलर जो सिर्फ जीवीज को ही नहीं मारना चाहता है। देयर वेयर अदर, और भी बहुत सारे हैं, मेनी जिप्सीज, बहुत सारे जिप्सीज एंड नोमेडिक कम्युनिटी इन यूरोप। नोमेडिक का मतलब क्या होता है, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो ये यूरोप के नोमेडिक कम्युनिटी थे जो जिप्सी एंड blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race। जो जिप्सी हैं और ब्लैक्स लिविंग जो कि थोड़े से काले हैं, वो सब जो नाजी जर्मनी में जो कि रह रहे हैं, वो सबको इन्फीरियर माना जाता था, नीचे। और वो क्या, बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आयरन रेस, जो कि सुपीरियर आयरन रेस के लिए क्या है, मतलब थ्रेटेंड है, वो मतलब खतरा है। इसका क्या नाम था हिटलर का, कि भैया हम लोग जो सुपीरियर आयरन रेस हैं, जो कि आयरन रेस सुपीरियर सबसे ऊंचा है, ये सब जो है जिप्सी उपसी ये सब रहने लायक नहीं हम लोग के साथ, ये सबको मारो, हटाओ यहाँ से। दे वेयर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, उन लोग को एकदम प्रोसिक्यूट कर दिया। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है देख लो आप पहले। प्रोसिक्यूशन मतलब सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट फॉर दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और रिलीजन, उस सबको पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना, हटाया जाएगा। अब देखना क्या मतलब कैसा पनिशमेंट है इसका, अभी बताता हूँ आगे आपको। इवन रशियन एंड पोल्स वेयर कंसिडर सब ह्यूमन, इवन रशियन और पोल्स को भी सब ह्यूमन की कैटेगरी में, सब ह्यूमन मतलब ह्यूमन से भी नीचे है, एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमनिटी। और ये चाहता है कि रशियन और पोल्स जो कि पोलैंड में, उस सब भी मतलब हम लोग के नीचे है, और सब भी मतलब उसमें भी मानवता नहीं दिखाता था। व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ द रशिया कैप्चर, सिविलियंस वेयर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। जब जर्मनी ने पोलैंड को कब्जा किया था एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, और कुछ रशिया के पार्ट को भी जब कैप्चर किया था, अब ये देखे थे ना हम लोग, यहाँ पर देखो जर्मनी जो है यहाँ पोलैंड को कब्जा किया है, और यहाँ रशिया का भी कुछ पार्ट को कब्जा किया है। तो इवन ये क्या करता था वहाँ पर, कि वहाँ पर जब कब्जा किया तो हाँ एक मिनट, हाँ इवन जब वहाँ पर वो कब्जा करता था लोगों को, कहाँ गया, हाँ, तो व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड, जब जर्मनी ने पोलैंड को कब्जा किया और रशिया को कैप्चर किया, तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोग को लेबर की तरह काम करवाता था ना वहाँ पर, मतलब बाकी सबको तो हटा देता था, और कुछ सिविलियंस को मतलब काम करने के लिए, जैसे नाली साफ करना है, जो भी छोटे मोटे काम, उस सबको काम करने के लिए रखता था। मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। बहुत सारे उसमें से जो लोग हैं वो तो काम करते करते ही मर जाते थे, भूखे पेट मर जाते थे, मतलब खाना वगैरह भी नहीं देता था, है ना। Jews remains the worst suffers in Nazi Germany। Jews को तो सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा नाजी जर्मनी में। Nazi hated Jews at the persecution in the traditional Christian hostility towards Jews। नाजी जो है उसको तो ऐसे भी हेट करते थे, ये सब मानता था ना जीविस, नाजी जो मानते थे कि जीविस जो है ना वही मेन है जो हमारे क्रिश्चियन, जो कि जीसस क्राइस्ट जो होते थे, उनको यही लोग मारा है जीविस। तो जाहिर सी बात है, मान लो ठीक है, मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे उनको कुछ नाजी लोग मारा, 4 नाजी 5 नाजी जो भी, मान लो मतलब एक ग्रुप ऑफ नाजी मारा 10 आदमी, तो 10 आदमी मारा, तो उसकी सज़ा आप अब पूरे कम्युनिटी को दे रहे हो, ये कहाँ से बात है? अच्छा, है ना। अगर वही बात हो गया और मान लो तो
अच्छी बात नहीं ना। मान लो 2 आदमी 4 आदमी अगर गलती करे तो उसकी सज़ा आप पूरे कौम को नहीं ना दे सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ भी हुआ। तो वहाँ पर यही चीज़ हुआ कि उसको मानता था ये लोग कि नाज़ी वाला कि भैया यही सब जो है वो क्रिश्चियन धर्म को मारा है। अब उसके बाद तो मारा है, ठीक है, मान लो वो सब मारा तो उसको आप सज़ा दे दी, हो गया ख़त्म। तो उसके बाद बाकी जितने जो है उसको साथ भी मारना तो अच्छी बात नहीं ना। तो दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ द क्रिस्ट। ये सब स्टीरियोटाइप हो गए। स्टीरियोटाइप मतलब मन में बढ़ ले जाते हैं, है ना। इस स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम स्टीरियोटाइप मतलब कि आप सोचते हो कि लड़का रोता नहीं है ना, इवन लड़की जो है वो ये क्रिकेट नहीं खेल सकती, स्टीरियोटाइप माइंडेड है ना। इवन मतलब जो जितने भी वो मुस्लिम होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, आतंकवादी होते हैं। तो ये सब क्या स्टीरियोटाइप आपके मन में भड़ंग हो गया कि जितने पाकिस्तानी हैं या अफगानिस्तान वो सब आतंकवादी होंगे, कोई भी होंगे। तो ज़रूरी नहीं है ये चीज़, है ना। स्टीरियोटाइप का मतलब एक मन में बैठ जाना किसी के खिलाफ सोच, है ना, प्रवृत्ति। तो दे हैड बीन स्टीरियोटाइप एज किलर। इनको जो है वो ये मानते थे कि भैया ये जीसस क्राइस्ट के किलर हैं और सबको। एंड यूजरर्स का मतलब क्या होता है, देखो यूजरर्स मतलब मनी लैंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफन यूज द टर्म्स ऑफ एब्यूज। यूजर्स मतलब क्या कि ये मानते ही भी थे कि भाई ये सब जो जीवीज है क्या ये सब पैसे भी देते हैं, बहुत ज़्यादा उधारी पे देते हैं, मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। Until medieval times Jews were barred from owning land। medieval टाइम में तो क्या होता था कि जीव्स को सिर्फ बोला जाता था कि भैया तुम अपनी ज़मीन छोड़ो और यहाँ से भागो। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडर। ये जो है वेर बैरेड फ्रॉम बैरेड का मतलब हो गया कि उसके ज़मीन को छीन लिया जाता था ना, मतलब ज़मीन को छीन लिया जाता था। वे लोग सर्वाइव करते थे कैसे, जो वो लोग थे उनका ट्रेड था, व्यापार था, मनी लैंडिंग, ज़मीन को मतलब उधार देके उस पर जो है उससे वो पैसा वैसा लेते थे और उस पर रहते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क एरिया कॉल्ड गेटॉस। देखो ये लोग को मतलब ये जो है जीविस है ना वो जर्मन के साथ नहीं रह सकते, तो उन लोग को एक अलग एरिया दिया जाता था जिसको घेटॉस बोला जाता है। जैसे स्लम एरिया कैसे होता है जहाँ पर पूरे गंदगी रहती है और वहाँ पर जो गरीब वगैरह जो भी है मतलब जो मतलब उतने अच्छे अमीर नहीं है वो सबको रखा जाता है। तो उसी तरह घेटॉस का मतलब इलाका जहाँ पर क्या होंगे जीविस को रखा जाएगा। दे वेर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द लैंड। हाउएवर हिटलर हेटेड ऑफ जीविस वाज बेस्ड ऑन pseudo scientific theories of race which held to that conversion of was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination। कहने का मतलब कि हिटलर जो है हिटलर पहले उसको घेटोस में रख रहा है ना, उसके बाद क्या कि हिटलर जो है सबको मतलब अलग रख रहा है ना। उसके बाद ये कहता है कि भैया ये तो पहले इसका तो स्यूडो साइंटिफिक था। स्यूडो मतलब होता है फैल्स और साइंटिफिक मतलब साइंस। स्यूडो याद करो, स्यूडोपोडिया अमीबा में होता है, अमीबा स्यूडोपोडिया यानी कि पोडिया मतलब पैर और स्यूडो का मतलब फॉल्स। तो अमीबा के तो कोई भी पैर होते नहीं थे, अमीबा इधर से भी चल सकता है इधर भी चल सकता है, अमीबा का कोई शेप ही फिक्स नहीं होता था। तो अभी जो वो है तो उसको पैर कंसिडर करते। तो उसी तरह के जो हिटलर था तो साइंटिफिक ये इसका मतलब वो जो साइंटिफिक था साइंस के अकॉर्डिंग कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनको मार देंगे तो इनका इवोल्यूशन फिर से होगा। वही बात है जैसे वहाँ पर वो डार्विन और वो चचा जो है मैंने बोला था कि इवोल्यूशन से जन्म लेते हैं। तो इसका कारण था भैया कि ये सबको जो है वो मतलब जीविस जो है उनको कन्वर्जन बदल के नहीं किया जाता, उनको सीधा एलिमिनेशन करना पड़ेगा, टोटल एलिमिनेशन मतलब सीधा मार देंगे फिर से नया जन्म होगा तब जाके सही होंगे, है ना। इसका का नाम ये था। लेकिन ये मारना चाहता था लोगों को, नहीं चाहता था कि जीवित रहें, बहुत इसको नफरत था इस सबसे। तो वो मतलब झूठी बात मतलब उस डार्विन और उस सब का बात को लेके कि भैया लोग मेरे को कुछ उतना ना बोले, उसको यही से बात है एक किसी थिंकर या फिलोसोफर का जो मतलब बुक में बात लिखा हुआ है तो उसको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं और ये उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। वो तो बोले थे कि पेड़ और मतलब नेचर में एनिमल और उस पर ह्यूमन्स पे तो बात ही नहीं हुआ था और ये उसको उसके नाम पे ह्यूमंस को मार रहा है। फ्रॉम 1933 से 1938 द नाजी टेरराइज पॉपराइज्ड एंड सेग्रेटेड द जीव्स कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री। देखो 1933 से 1932 में नाजी पार्टी जीत गया था, सरकार बन गया था उसका नाजी सरकार। 1933 से 1938 तक तो ये क्या बोला कि नाजी को सिर्फ हटा रहा था देश से, कह रहा था भैया नाजी सब जीव्स सब देश छोड़ के भाग जाओ, चले जाओ दूसरे देश में। द नेक्स्ट फेज उसके बाद अगले फेज में यानी कि 1939 से 1945 तक अब इस सब का एम हो गया कि इस सब को लोगों को कंसंट्रेट करता था यानी कि जीव्स को पकड़ता था, उनको सीधा पोलैंड में बहुत सारे गैस चैम्बर थे उनमें ले जाता था और उसमें ले जाकर मार देता था। कहने का मतलब 2 फेज़ में, पहला 1936 1938 में इसमें क्या होता था कि लोगों को बोला कि भैया भाग जाओ, है ना, वो सबको देश छोड़ने पर मजबूर करता था जर्मनी को।
जो रह गए भाग गए बच गया। तो अब 1939 से 1945 ये दूसरे फेज में क्या करेगा, उस सबको पैक करेगा, एक जगह रखेगा घेटॉस में, और घेटॉस से उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप ले जाएगा और वहाँ पर उस सबको गैस चैम्बर में ले जाकर मार देगा पोलैंड में। भी दिखाता हूँ आपको, आगे बताता हूँ। द रेशियल यूटोपिया, रेशियल का मतलब होता है जैसे नस्ल, हाँ, यूटोपिया का मतलब एक आदर्शवादी, मतलब ये चाहता है कि हर जगह सिर्फ एक ही तरह के लोग हों। कौन? जर्मन्स। अंडर द शेडो ऑफ द वार द नाजी प्रोसीड्यूड द रियलाइज देयर मॉडर्स एंड रेशियल आइडिया। अब देखो लड़ाई छिड़ चुका है, 1939 में लड़ाई छिड़ चुका है। अब इसमें क्या करेगा कि इसी में इसको मौका मिलेगा, कहेगा कि भैया लड़ाई में इस सबको मारेंगे। इधर पोलैंड पे कब्जा कर लिया, अब यहाँ पर ही क्या करेगा, ये जीनोसाइड एंड द वार बिकम टू साइड्स ऑफ द सम सेम कॉइन। इसके लिए देखो जीनोसाइड मतलब यानी कि बहुत सारे लोगों को मारना, है ना, बहुत सारे लोगों को मारना, एंड वार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। या तो लड़ाई मतलब लड़ाई भी कर रहा है और जीनोसाइड भी कर रहा है, दोनों हेड आया तो भी लड़ाई करना है और जीनोसाइड मतलब मारना है, सिक्का उछाला है। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, पोलैंड को ऑक्युपाई किया गया और उसको डिवाइड किया गया। मच ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट पोलैंड वाज एनेक्स टू द जर्मनी, नॉर्थ वेस्टर्न जो पोलैंड का पार्ट है उसको जो है वो कब्जा किया, है ना। जैसे मान लो अगर ये पोलैंड है तो पोलैंड है तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हुआ। तो इस पार्ट में पूरे जर्मनी को रखा जाएगा, है ना, और इस पार्ट को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाएगा। फिर से पोलैंड के दो पार्ट बनेंगे, इधर वाले पार्ट में जर्मन्स रहेंगे और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको बोला जाएगा द जनरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो द जनरल गवर्नमेंट का मतलब क्या, पोलैंड का जो दूसरा पार्ट है। तो पोलैंड वेर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू ऑक्युपाइड द एथनिक जर्मन्स ब्रॉड फॉर द ऑक्युपाइड यूरोप। पोलैंड को जैसे ही कब्जा किया जाएगा तो पोल्स को कहा जाएगा भैया तुम यहाँ से अपना घर बार छोड़ो। जैसे पोलैंड को जैसे जब कब्जा किया तो यहाँ पर जो लोग रहते होंगे ना उस सबको कहा कि भागो यहाँ से। अब वो सब जो भागा, है ना, भाग के गया कहीं भी जाओ, यहाँ से तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारा है। अब ये सब कौन लेगा, जर्मन्स लेगा सब। देखो यहाँ पर ये मैप में देखो, ये पोलैंड का जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट में एक सब कौन रहेगा, जर्मन्स लोग रहेंगे। और इस सब को जो पार्ट है ये सब जो उधर नहीं जाओ, मतलब इतना जो पार्ट हुआ ये सब, इसको बोला जाएगा दूसरा पार्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि वहाँ पर कि पोल्स वेयर देन हर्डेड लाइक कैटल इन टू द अदर पार्ट ऑफ द कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो बाकी जो पोल्स थे उसको पोलैंड में जो रहेंगे तो उसको पोल्स बोला जाएगा। इधर वाले पोल्स को एकदम भेड़ बकरियों की तरह सबको कहा गया कि तुम लोग जाओ दूसरे पार्ट में, यानी कि इस वाले पार्ट में जाकर रहो, जिसको ये लोग क्या बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, जो कि वो उस एम्पायर का वो डेस्टिनेशन है, मतलब वो कहता था कि भैया तुम लोग को भी यहाँ पर रहने का हक नहीं है, तुम लोग जाओ दूसरे डेस्टिनेशन में, मतलब तुम लोग उधर ही रहो, है ना, किधर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि पोलैंड का दूसरा वाला पार्ट। Member of the police intelligence were modern in a large member of the order to keep the entire people intellectual and spiritual survival। देखो अब जाहिर सी बात है पॉलिश जो पोलैंड में है तो पोलैंड में भी बहुत सारे पढ़े लिखे होंगे, तेज होंगे, तो उस सब को एकदम चुन चुन के, है ना, जितने भी तेज थे उस सबको मर्डर किया गया, मारा गया, है ना, कि बाकी जो लोग हैं उनको कोई मतलब ये जागरूक ना कर सके या जो मतलब समझा ना सके, है ना। क्योंकि लोग को इग्नाइट करना, अगर जैसे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी लोगों को इग्नाइट किए और कहीं ना कहीं वहीं के कोतलत जो है मास मूवमेंट हुआ, तब जाके कहीं ना कहीं आज़ादी मिला। अगर गांधी जी को ख़त्म कर दिया तो देश को आज़ादी तो मिलने से रहा था। तो वहीं पर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यही कर रहा है ना, ये सबको मार देगा, है ना, और मतलब जितने भी इंटरव्यू उसको मार दिया। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यन वेर फोर्सफुली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर एंड एग्जामिन बाय द रेस एक्सपर्ट। पॉलिश चिल्ड्रन जो हैं वो जो मतलब आर्यंस की तरह दिखते थे, यानी कि जाहिर सी बात है उसके मतलब पापा या तो आर्यन होंगे या मम्मी आर्यंस की बिलोंग करते, तो उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं आर्यंस की तरह दिख रहे होंगे कोई ना कोई। तो ये क्या करता था, जर्मनी हिटलर जो था, हिटलर नाजी पार्टी, वो सब उसके माँ से उसके बच्चे को छीनते थे। और एक एक्सपर्ट था जो कि रेस एक्सपर्ट, जो कि जांच करेगा कि भैया ये सही में आर्यंस है कि नहीं है लड़का, उसके माँ से उसके बच्चे को छीन लेता था। माँ को तो भेज दिया कि जाओ भैया तुम कहाँ जाओ, वो द सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे पार्ट में। इफ दे पास द रेस टेस्ट, अगर रेस टेस्ट को बच्चा पास कर लेता था तो जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था, जो कि उसका जर्मन फैमिली यानी कि यही आर्यंस को। एंड इफ़ नॉट, अगर वो पास नहीं कर पाता था, दे वे डिपोजिट इन द ऑफनेज, और उसको ऑफनेज यानी कि वहाँ पर ऑफनेज में भेज दिया जाता था, जो कि हम जानते थे क्या होता है वो, अरे ऑफनेज क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, देखो हिंदी में जहाँ पर बच्चे को रखा जाता है, जहाँ पर जिसके माँ नहीं होते हैं, वेयर मोस्ट परसीडेड, और जहाँ पर वो क्या हो जाते थे, मर ही जाते थे। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटॉस एंड गैस चैम्बर्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व एज अ किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। और लार्जेस्ट घेटॉस क्या था, घेटॉस हम बताते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, ना ही कोई डॉक्टर हॉस्पिटल, पानी कुछ भी नहीं है ना,
तो जो भी पोलैंड के जो दूसरे पार्ट थे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारे घेटॉस थे, यानी कि यहीं पर ही उस सबको रखा जाता था जीव्स को भेज के। यहाँ पर बहुत सारे गैस चैम्बर थे, है ना, गैस चैम्बर, जहाँ पर गैस चैम्बर, देखो पोलैंड में जैसे गैस का ज़्यादा होता होगा, तो वहाँ पर जो गैस चैम्बर थे, तो वो गैस चैम्बर थे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। वहीं पर मतलब एक तरह से वो लोग के लिए इलाका बन गया, किसके लिए, जर्मन्स के लिए वो इलाका बन गया कि यहीं पर ही ले जाके सबको मारेंगे, क्योंकि वहाँ पर गैस चैम्बर है, घेटॉस वहीं पर बनवा दिया था। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मारने वाला एक फील्ड हो गया था जीव्स को, है ना। देखो ये वो गाड़ी है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द वेरियस कार्स यूज टू डिपोज जीव्स टू द डेथ ऑफ द चैम्बर। इसी मतलब ये इस मालगाड़ी एक तरह से कह सकते हो गुड्स ट्रेन वाला, इसमें जीव्स को भर भर के ले जाया जाता था, और कहाँ, गैस चैम्बर में, यानी कि पोलैंड में ले जाया जाएगा सेंट्रल पार्ट में, और वहाँ ले जाकर उसको मारा जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ बात है कि स्टेप ऑफ द डेथ, मतलब जो लोगों को मारा गया है ना, तो कुछ स्टेप्स में मारा गया है ना। यहाँ तक मैं ख़त्म कर देता हूँ, है ना। स्टेप्स टू डेथ मतलब कहने का मतलब स्टेज 1, स्टेज मतलब स्टेज बाई मारा गया है किसको, जर्मन्स को, ऐसे ही सॉरी जीव्स को। पहला था एक्सक्लूजन, 1933 से 1939 में वो क्या बोला, यू हैव नो राइट टू लिव अमॉन्ग अस एज अ सिटीजन। पहले बोला कि तुम लोग को रहने का हक नहीं है एज अ सिटीजन, हम लोग सिटीजन मतलब नागरिक के रूप कहलाने लायक नहीं हो तुम लोग। कौन, जीव्स को कह रहा है, कौन, नाजी कह रहा है। द न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, न्यूरमबर्ग जो जर्मनी का न्यूरमबर्ग, जहाँ पर वहाँ पर जो न्यूरमबर्ग में ही ना वो ट्रीटी हुआ था, ये हुआ था। तो न्यूरमबर्ग लॉज के अनुसार सिटीजनशिप एक्ट एक लाया, न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप, उसके तहत कहा गया 1935 में लाया। देखो सरकार बना, आप सरकार में रह के कुछ भी कर सकते हो, इतना याद रखो, लेकिन इंडिया में नहीं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से ही बनाया गया है कि भैया उसको थोड़ा सा मतलब मुश्किल है ना। तो न्यूरमबर्ग में जो है सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, जिसमें ओनली पर्सन ऑफ जर्मन्स वेयर रिलेटेड टू ब्लड वुड हैंसफोर्थ बाय जर्मन सिटीजन इंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। कहा गया कि सिर्फ उसमें वही पर्सन जो जर्मन है या जर्मन खून से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को जो है जर्मन सिटीजन्स और इंजॉय करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर, यानी कि जर्मन एम्पायर उन्हीं को सिर्फ सुरक्षा देगा, बाकी सबको कोई नहीं। यानी कि तुम अगर जीव्स हो, तुम दूसरे देश से हो, पॉलिश हो, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं, तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे जाहिर सी बात है इंडिया में हो आप, तो इंडिया में आपको है तो आधार कार्ड मिलेगा, है ना, आधार कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बनेगा, BPL कार्ड मिलेगा, आपको सरकार का लाभ मिलेगा, चावल गेहूँ जो भी है। तो आप इंडियन हो तब BPL कार्ड है तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन वेयर फॉरबिडन, मैरिज जो है वो शादी को इलीगल कर दिया, मना कर दिया कि ज्यूज और जर्मन में शादी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहता ही नहीं था कि भैया ज्यूज जो है वो बढ़े, है ना। एक्स्ट्रा मेटेरियल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन बिकम अ क्राइम, अगर आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में ज्यूज और जर्मन अगर रह के पाए गए कि भैया ये दोनों जो है रह रहा है ना, साथ में रह रहा है, वो एक क्राइम की तरह है, उसको उस पर मतलब उसको जेल हो सकता है ना। यानी कि आप ज्यूज के साथ कोई दोस्ती कोई यारी नहीं है ना, दूर रहो, प्यार मोहब्बत तो दूरी की बात है। ज्यूज वेयर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ज्यूज को जो है वो नेशनल फ्लैग को भी छूने से या मतलब फहराने से मना कर दिया। बताइए, मतलब उसको सिटीजन समझा ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखो पार्क बेंच अनाउंस फॉर आर्यंस ओनली, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो कि मतलब जर्मन लैंग्वेज में लिखा है फॉर आर्यंस ओनली, मतलब इस बेंच पे जीव्स बैठ ही नहीं सकते, अगर बैठ गए तो उस पर क्राइम है, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। मतलब इतने ज़्यादा सिग्रेशन हो रहे हैं, सिग्रेशन। अदर लीगल मेजर इंक्लूडेड, और भी है, बाइकआउट ऑफ द जीव्स बिजनेस को बाइकआउट करो, यानी कि बाइकआउट ऑफ जीव्स बिजनेसेस, मतलब आप जीव्स के अगर बिजनेस में कोई काम कर रहा है तो उसको मत करो, या वो काम कर रहा है तो उसको हटाओ वहाँ से बिजनेस से। एक्सक्लूजन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस से उसको निकालो, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है। देखो 1932 में, अभी 1935 में आया है, तो सरकार में तो इससे पहले जो वाइमार रिपब्लिक था तो उसके हिसाब से तो वो तो जीव्स को नहीं मार रहा था, वो वहाँ पर तो रख ही रहा था, तो उस किस्म से जो भी सरकारी नौकरी में होंगे ना, तो ये क्या कहा उस एक्ट के थ्रू, 1935 के एक्ट के थ्रू, भैया उस सबको सरकार से बाहर निकालो, उस सबको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। फोर सेलिंग एंड कन्फिस्केटिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और उनको ज़मीन कहा गया कि भैया क्या आपको अपना ज़मीन बेचना है, और जो भी प्रॉपर्टी है सब को बेच के आपको यहाँ से जाना है। बिसाइड जीविस प्रॉपर्टीज वेयर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउस अटैक्ड, synagogues burnt and man arrested in the pogrom in November 1938 remembers as the right night of the broken glass, है ना। देखो माना जाता है कि ये हुआ था, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या है, एक इवेंट है ना, मतलब उसका नाम दिया गया है। हुआ क्या था कि एक जीवी लड़का था जो 17 साल का था, है ना, एक जर्मन को मार दिया, है ना, एक 17 साल का जो जीवी लड़का एक जर्मन को मार दिया। उसके बाद जर्मन्स ने बदला लेने के लिए इस नाइट को ये ब्रोकन ग्लास कहा गया। इसमें 9 से 10 दिसंबर 9 या 10 दिसंबर को 1938 को हुआ था ये, जो देखो
मतलब कहने का मतलब कि क्या हुआ, एक जर्मन लड़का था 17 साल का, है ना, उसने क्या किया, एक जर्मन को मार दिया। सर जीविस लड़का था 17 साल, उसने एक जर्मन को मार दिया। और उसी को मारने के चलते जो जीविस ये सब जो है जर्मन जो है वो जीविस प्रॉपर्टी को एकदम पूरा लूटते हैं, घर को घर पे लूट देते हैं। जो साइनोगॉज है, साइनोगॉज का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ द वर्शिप ऑफ द पीपल ऑफ द जीविस फेथ। जैसे हम मुस्लिम, जैसे हिंदू जो है टेम्पल में पूजा करते हैं, मुस्लिम जो है मॉस्क में पूजा, उसी तरीके से, है ना। ये जो मतलब ये जीविस हैं वो क्या, साइनोगॉज में मतलब उसका ये मंदिर का नाम है एक तरह से, है ना, जहाँ पर पूजा कर उसको भी जला दिया जाता था। मैन को अरेस्ट कर लिया गया और ये कब हुआ, नवंबर 1938 को हुआ, है ना। तो पोग्रोम का मतलब मारा गया। तो इसको इसी को ही द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास बोला जाता है। मतलब एक बच्चा ने अगर, मतलब एक बच्चा कहो क्या, जाहिर सी बात है वो सब इतना मार रहे थे करे, तो आखिर जीविस भी थोड़ी चुप रहेंगे। तो उसे मार दिया तो उसी पे इतना सारा वो मतलब वो सब उसको मतलब घर लूट लिया, इस सब कर मंदिर वगैरह सब उसके जला दिए, लोगों को मारा बहुत सारा। उसी को बोला जाता है द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ओके, आप देखो यहाँ पर द साइन डिक्लेयर दैट द दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिस्टोर इज़ फॉर जीविस। तो कह रहा है कि ये नहाने के लिए उसको इधर है ना, मतलब नॉर्थ सी जो है वो बाथिंग रिसोर्ट इज़ फॉर फ्री ऑफ जीविस। द साइन डिक्लेयर दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिसोर्ट इज़ फ्री ऑफ जीविस। मतलब ये साइन डिक्लेयर कर रहा है कि यहाँ पर कोई जीविस रहते ही नहीं, है ना। आप देखो ये उसके बाद मतलब बहुत ही बुरा हाल था जीविस लोग का। तो एकदम मतलब आप सोचो कि ठीक हुआ कि आपका जन्म उस एरा में नहीं हुआ था और जर्मनी में नहीं हुआ था। हम लोग गेटोसाइजेशन का मतलब क्या होगा, 1940 से 1945 यहाँ पर क्या होगा कि लोगों को बंद बंद करके ले जाया जाएगा। अब कहता है यू हैव नो राइट टू लिव एमॉन्ग अस। पहले तो क्या कहता है कि यू हैव नो राइट टू लिव एमॉन्ग अस सिटीजन, आपको सिटीजन के रूप में रहने का हक नहीं है, यानी कि रह सकते हो लेकिन सिटीजन की तरह नहीं। अब कह रहा है कि रहने का ही हक नहीं है इस देश में तुमको। For September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David on their breasts. This identify the mark was stamped on their the support all legal documents and houses. ये जो है देखो जितने भी जीविस हैं उनको एक येलो स्टार की तरह इस तरीके से मतलब पहनना पड़ता था अपने पॉकेट के ऊपर, है ना, जिसके ये आइडेंटिफाई था कि भैया तुम जीविस हो। वही उसके मार्क जो है उसके पासपोर्ट पे, लीगल डॉक्यूमेंट घर रोड पे था और उसको पहन के रोड पे चलना पड़ता था। इससे आदमी पहचाना चाहिए कि अच्छा तुम जीविस हो, ठीक है ना। 1941 में दे वर केप्ट इन जीविस हाउस इन जर्मनी, दे वर केप्ट इन जीविस हाउस इन जर्मनी एंड इन घेटोस लाइक लॉर्ड्स एंड वाशो इन द ईस्ट। देखो इन लोगों को जीविस हाउस, जर्मनी के जीविस हाउस में रखा जाता था, जितने भी जो पीले पीले कार्ड पे हैं। और घेटोस मतलब बताए थे कि वो जगह जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है वहाँ पर जिससे जीविस को रखा जाता था। लाइक लॉर्ड्स, वाशो, ये सब जगह है जो कि ईस्ट में था। दिस बिकम साइट ऑफ द एक्सट्रीम मिजरी एंड पोवर्टी। ये जो साइट थे ये बहुत ही मतलब माइजरी मतलब पोवर्टी, गरीबी थे। जीविस हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर इन घेटोस। जब वे लोग मतलब जीविस जब घेटोस में जाते थे तो उन सब चीज़ ये सब कुछ सरेंडर कर देना पड़ता था। उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, सारा चीज़ मतलब जर्मनी को दे दो, पैसा धन दौलत हर एक चीज़ दो, अब फिर जो है जाओ तुम अब दूसरी जगह वहाँ रहो गरीबी की तरह। सून द घेटोस वेयर ब्रीमिंग विथ हंगर, स्टार्वेशन एंड डिजीज ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द पुअर हाइजीन। और जल्दी ही घेटोस जो है वो वहाँ पर भूख, स्टार्वेशन, डिजीज़, क्योंकि वो पुअर हाइजीन वहाँ पर स्थिति है ही नहीं सही सुधरा, है ना, गंदगी है, नाली है, तो वहाँ पर रहोगे तो आप खुद मर जाओगे। ये कह रहा है दिस वाज ऑल आई हैव टू सेल। इसको जो है जिसके पास जो भी था उस सब को इसको मतलब इसको बेचना पड़ रहा है। मैन एंड वुमेन वेर लेफ्ट विथ नथिंग टू सर्वाइव इन द घेटोस। घेटोस में उसके पास कुछ भी नहीं है जो उससे वो मतलब जिंदा रह सके, उसको अपना जो भी वो सब बेच के जिंदा रहना पड़ रहा है। बताओ घेटोस से कैसा है, बताएँ आपको। एनिहिलेशन, थर्ड जो पीरियड है एनिहिलेशन, यू हैव नो राइट टू लिव। अब तो कह रहा है कि भैया तुमको जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं है। देखो फर्स्ट में क्या बोला कि रहो, तुम्हें मतलब सिटीजन के रूप में रहने का अधिकार नहीं है। फिर कहा कि तुमको हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है। अब कह रहा है कि भैया तुमको जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं है। 1941 के बाद ही, उसके बाद ही देखो ये क्या हो रहा है इस फोटो में, देखो ये जैसे उस मतलब इस कंसंट्रेशन कैंप में जो ले गया है, पहले पढ़ देता हूँ। जीविस फ्रॉम जीविस हाउस कंसंट्रेशन कैंप एंड घेटोस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर ब्राउट टू द डेथ फैक्ट्रीज बाई द गुड्स ट्रेन। जीविस और जीविस हाउस जो जीव्स हैं, जो जीविस हाउस में रहते थे या कंसंट्रेशन कैंप में रहते थे, घेटोस में रहते थे और भी अलग पार्ट के यूरोप में जहाँ जहाँ जीविस रहते थे, उस सबको पकड़ के ट्रेन में, है ना, लाया जाता था डेथ फैक्ट्रीज। डेथ फैक्ट्री मतलब क्या, जहाँ पर उसको मारा जाएगा कंसंट्रेशन कैंप में। एकदम मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन, मतलब गुड्स मतलब सामान होते हैं, सामान वाला ढोने वाला गाड़ी में जो हम आपको फोटो दिखाए थे, ये वाला फोटो देखो, इसी में बंद करके लाता था सब। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, पोलैंड और ईस्ट में, है ना, पोलैंड और ईस्ट में, जो कि जहाँ हम बताए थे आपको, मोस्ट नोटेबली बेल्जैक, ऑस्ट्रिच, सोबीबॉर, ट्रेबलिंक, चैलमोनो,
मैज़डेनेक, है ना। तो ये सब क्या है, जगह है जिसमें ऑस्ट्रिच भी, यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे वो गैस चैम्बर पाए जाते हैं। ये सब जगह मतलब गैस चैम्बर हैं। दे वर चैड इन गैस चैम्बर, उन लोग को एकदम ठूंसा जाता था गैस चैम्बर में। मास किलिंग टू प्लेस विद इन अ मिनट विद साइंटिफिक प्रिसीजन, और जिसमें मास किलिंग मतलब कुछ ही मिनटों में जो है लोग जो है मर जाते थे। देखो ये कंसंट्रेशन कैंप है, यहाँ लोग पकड़ के ला के रखता था सभी सबको। ये देखो ये कंसंट्रेशन कैंप, ए कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। देखो ये कंसंट्रेशन कैंप भले देखने में आपको कितना लगे, कह रहा है कि कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल, मतलब ये कैमरा में खींचा तो लगा कितना अच्छा जगह है, लेकिन ये मौत का जगह है। ये देखो ये शूज़ टेकन अवे फ्रॉम द प्रिजनर बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन बोलता था, मतलब उस सबको जो गैस चैम्बर में उस सबके जूते कपड़े सब खुलवा देता था ना, उसके बाद उस गैस चैम्बर में ले, क्योंकि अगर कपड़े वगैरह रहेंगे, देखो ये पाइल्स ऑफ क्लॉथ आउटसाइड द गैस चैम्बर के बाहर पूरे कपड़े खोले हुए हैं, मतलब पूरा ढेर लगा हुआ है। ये देखो ये किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप द कंसंट्रेशन कैंप वेयर इनक्लोज विथ लाइव वायर, इसमें करंट जा रहा है और ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसमें फंस गया, मर गया इसमें। मतलब आप बात समझो, ये दर्दनाक मतलब हिटलर सही में, मतलब अब आपको लगेगा हिटलर कैसा था, है ना। इसको मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आदमी से मर रहा है कि क्या हो रहा है ना। आप बात समझो, ये कपड़े वगैरह जूते वगैरह क्यों खुलवा देता था, क्योंकि अगर वो गैस चैम्बर में है तो गैस क्या गैस होती है, तो ये चाहे तो अपना कपड़ा से इसे मुंह को ढक सकता है खोल के, जिससे वो बच जाएगा, जिंदा रह सकता है, या गैस उसके मुंह में नहीं जाएगा, या सांस लेने में दिक्कत थोड़ा बहुत जाएगा तो जाएगा, लेकिन वो जिंदा रह पाएगा। इसलिए क्या करता था, पूरा कपड़े खुलवा देता था ना, जिसके बाद कपड़े जूते वगैरह खुलवा के कि उसको बचने का कोई चांस ही ना हो, और उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप में उसको डाल के उसको मार दिया जाता था गैस चैम्बर में। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा हिटलर के। अब बाकी जो है ये यूथ इन नाजी जर्मनी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करूँगा, नेक्स्ट में ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो मैं अगले में कोशिश करूँगा। आई होप मैं आपको यहाँ पर जस्टिफाई कर पा रहा हूँ अपने समझाने से लेके, है ना, आपको पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।